कल हम बात किए थे फंडामेंटल रिसर्च के बारे में कि फंडामेंटल रिसर्च एक थ्योरी को डेवलप करता है और हम कल 5W के बारे में बात किए थे। फंडामेंटल रिसर्च का लक्षण ये होता है कि ये कभी वाई को नहीं बोलता है, क्यों हो रहा है उसको नहीं बोलता है, बाकी वो एक थ्योरी डेवलप करता है। और फंडामेंटल रिसर्च से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप कोई मार्केटिंग के फील्ड से हो या विज्ञान के क्षेत्र से हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो। फंडामेंटल रिसर्च के बाद ही हम दूसरे रिसर्च की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये सब बात हम कल विस्तार से कर चुके थे, होप कि आप सबको क्लियर होगा। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि हम कि रीज़न का बात करते हैं, क्यों हो रहा है कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट, इसको हम पाते हैं इसमें। ये अंतर है दोनों में, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक कंडीशन दिया जाएगा और पूछे जाएंगे बताइए इसके लिए कौन से रिसर्च करने चाहिए, और इतने क्लोज होंगे सारे आंसर्स को, इसलिए मैं बार बार आपको इसके फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ कि कौन से रिसर्च में क्या क्या होती है, ताकि आप इसका अलग कर सको। तो अप्लाइड रिसर्च हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे। It is known as the application of the theory built up by the fundamental research। जो हमने थ्योरी डेवलप किए हैं फंडामेंटल रिसर्च से यानी मौलिक शोध से, उस पर हम अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन में इसको अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये भी बताया था आपको कि अप्लाइड रिसर्च वहाँ अप्लाई करते हैं, याद रखिएगा, अगर हम किसी शोध में किसी थ्योरी को हम अप्लाई करते हैं, थ्योरी के हेल्प लेते हैं, पहले से स्टैब्लिश किया हुआ थ्योरी को, तो वो अप्लाइड रिसर्च होती है। ये एक आपका मतलब आपको उसको समझने के लिए एक तरीका है कि पहले से कोई थ्योरी डेवलप किया गया है, उस थ्योरी को आप अप्लाई कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो कि अपने शोध पे, तो क्या होगा, अप्लाइड शोध हो जाएगा। और एक तरीका और है अप्लाइड शोध जानने के लिए, समझने के लिए, कि अप्लाइड रिसर्च वहाँ करते हैं जहाँ पे एक पूरा बल्क यानी कि पूरा सोसाइटी के या बड़ी समस्या को हम सबके लिए जहाँ पे सोल्यूशन निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात किए थे कि जैसे रैगिंग एक ऐसा समस्या है जो सबको अफेक्ट करता है, तो ये इसके हल निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च करते हैं। अगर हमने अप्लाइड रिसर्च किया, हमने, एक होती है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक होती है अप्लाइड रिसर्च, एक होती है एक्शन रिसर्च। इन सब के बीच में बहुत डिफरेंस, जो जहाँ पे डिफरेंस है उसको हम निकालेंगे, जानेंगे उसको, ताकि हम क्वेश्चन तक पहुँच पाए, आंसर तक अच्छे से हम इसको अलग कर पाए। एक्शन में क्या होती है, एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक टीचर है, क्लास में क्लास ले रहे हैं और कुछ बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उस समय उस टीचर को क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए कि जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो शांत हो जाए और क्लास अच्छे से चल पाए। लेकिन क्या ये समस्या सबके लिए है? सबके लिए नहीं है, वो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए है, पर्टिकुलर पर्सन टू एक पर्सन के लिए है। तो यहाँ पे हम एक्शन रिसर्च करते हैं। क्या करेंगे, टीचर उनको डांटेंगे या कुछ एक्शन लेंगे या उसके रिलेटेड जो भी चीज़ करना चाहिए ताकि वो शांत होकर बैठ जाए, या उनको क्लास से बाहर निकाल देंगे, या ऐसा कुछ करेंगे। इसके रिजल्ट क्या हुआ, तुरंत क्लास शांत हो गया और टीचर अपना काम करने लगा। यानी कि एक्शन रिसर्च जो होती है उसका रिजल्ट इंस्टेंट मिलती है, तुरंत मिलती है। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलती, थोड़ा समय लगता है। रैगिंग एक समस्या है, तो क्या हुआ, रैगिंग के पहले प्रॉब्लम सामने आई, फिर उसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ, फिर मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कुछ अपने जो हमारे जितने धाराएं हो सकती उसमें उन्होंने उसको समझा उसके अकॉर्डिंग, फिर एक लॉ को डेवलप किया, एक कानून या एक आपका रूल को डेवलप किया, सेटअप रूल बनाया, उस रूल को सारे यूनिवर्सिटी सब जगह पे आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब जहाँ भी आप एडमिशन लेने जाओगे सबसे पहले एंटी रैगिंग के लिए आपको मिलता है देखने को, समय लगा ना ये। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होती है, तुरंत नहीं मिलती, ये समय लेता है। तो दो तीन चीज़ों का आप ख्याल रखना। एक तो अप्लाइड जब रिसर्च होती है, जब आपका हम इसके जो शोध करते हैं, तो ये
पूरे समाज के लिए होती है, किसी एक के लिए नहीं होती। और ये कॉज को बताता है, रीज़न क्या है, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च करने से पहले हम इसका कॉज निकालते हैं। जैसे कोविड, जब आप फंडामेंटल शोध करते हो, रिसर्च करते हो, तो क्या होता है, कोविड में खाली बता देता है कि इतने इतने केस हुए हैं, इतने इतने डेथ हुए हैं, इतने इतने चीज़ें हुई है, उसका कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता फंडामेंटल रिसर्च। अब इसको लेकर के उसके बाद अब जब अप्लाइड रिसर्च हमने किया तो उसके हम कॉज एंड इफेक्ट को हम ढूंढे उसमें से, उसके लिए समय लगता है, इसलिए कोविड के सब चीज़ें निकलने में समय लगा, तो इसको याद रखना। और अगर कोई थ्योरी पहले से कोई, अगर मतलब मान लीजिए कोई आपका प्रिंसिपल्स या सिद्धांत पर कुछ आपका डेवलप किया गया है, उस सिद्धांत को जो हम फंडामेंटल रिसर्च से हम क्या करते हैं, कोई थ्योरी को डेवलप करते हैं, उस थ्योरी का यूज़ करके जब हम कोई आप रिसर्च करते हैं तो क्या होती है वो, उससे हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ये सारे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं इस सेक्शन को ख़त्म होने के बाद मैं आपको पास्ट पेपर्स कराऊंगा, पिछले जो 10-12 साल के तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके बेसिस पे उसको मैं कराऊंगा, तो वहाँ आप ताकि अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओ, समझ पाओ। इसलिए मैं आपको हर टॉपिक के साथ साथ उसके जो फीचर्स है, उसके जो वर्ड है, कैसे आप इसको समझोगे, कैसे दूसरे से अलग करोगे, बता रहा हूँ। अब बार बार उसको अच्छे से रिव्यू करना, उसको नोट्स बनाना, उसको रीड करना, उसको रेडी रखना। सबसे बड़ी चैलेंजिंग यही यूनिट होती है। और अगर आप पीएचडी वगैरह कहीं जाते हो तो वहाँ पे जो आपका इंटरव्यू से लेकर के, या कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि नेट जीआरएफ होने के बाद भी उनके एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जो RET होता है, रिसर्च एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट। और RET में 40% क्वेश्चन खाली इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, और 60% आपका जो आप जिस सब्जेक्ट पे होगे, जैसे अगर योग पे से हो तो योग से संबंधित पूछे जाएंगे। तो एम एट द, क्या एम होती है इसके, फाइंडिंग ए सोल्यूशन फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। हम सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन सोल्यूशन में क्या होती है, अगर किसी एक इंसान के लिए निकालने होते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें एक्शन रिसर्च करेंगे। एक क्वेश्चन आया, पूछा भी गया था कि किसी स्कूल कॉलेज में क्लास में कोई डिस्टर्ब हो रहा है और टीचर अगर क्लास के चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा है कि क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, या अपने स्टूडेंट को जानने की कोशिश कर रहा है, तो कौन से रिसर्च में आएगा, तो वो एक्शन में आएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल होता है। तो जब याद रखना कि जब कोई टीचर करते हैं या कोई आपका पर्सन्स करते हैं, तो वो क्या होती है, एक्शन रिसर्च होती है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और जो कोई एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से जो करता है, उसमें अप्लाइड रिसर्च होती है। नाम को इन टर्म के साथ आप समझना, इसको याद रखना। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। फिर क्या होती है इसका, आपका इंटेंसिव इन नेचर, इसके जो आपका फीचर्स होते हैं। उसके बाद नॉर्मली क्या होती है, सम सोशल प्रॉब्लम्स दैट नीड्स ए सॉल्यूशन टू द और ए कंक्लूजन, जैसे कि डैगिंग के बाद बताया मैंने, और भी कई तरह की चीज़ें, जैसे जो हम मोरल वैल्यूज़ अगर लोगों को हमें समझानी हो, उसके लोग मोरल वैल्यूज़ को क्यों नहीं फॉलो करते हैं, उसके कारण क्या है। जैसे अगर हम ये जानना चाहें कि अगर किसी को ब्लड देने की ज़रूरत हो तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और वो अगर रोड किनारे पड़ा रहता है तो कभी बहुत ही कम ऐसा होता है कि सब लोग उसको हेल्प करने आते नहीं है, या लोग उसको देख के, कुछ लोग तो आ सकते हैं लेकिन कुछ लोग इग्नोर भी करके जाते हैं। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों, इस तरह के जो आपका जो मेंटालिटी समाज में क्यों ग्रो हो रहा है, इसके बारे में जो इसकियों का अगर हम खोज करना चाहेंगे, ये सामाजिक समस्या है, तो हम देखेंगे, ढूंढेंगे कि उसका कारण क्या है। तो क्या लोग सच में रूड है, सब लोग तो रूड नहीं हो सकते, कुछ और भी रीज़न होगा, तो क्यों ऐसा करते हैं। या अगर कहीं पे कुछ अन्याय होता है तो सब लोग उसका विरोध क्यों नहीं कर पाते। इन सब के जो सामाजिक समस्या है, इनका अगर मुझे कोई शोध करना हो, और गवर्नमेंट कराती भी है, सरकार ऐसे करवाती भी है कि आप पहले देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये कमेटी बनाते हैं और कमेटी में गवर्नमेंट बोलते हैं, जैसे कुछ दिन पहले हुआ था, कुछ टाइम पहले, कि आयुर्वेद को हम कैसे बेहतर डेवलप कर सकते हैं कि लोगों के सामने, उसके लिए आप मुझे कुछ रिपोर्ट दीजिए। तो आयुर्वेद को लोगों के सामने तक ले जाने के लिए कैसे हो सकता है, पहले तो आपका उसके लिए नॉर्मल मौलिक शोध किया गया,
उसके बाद एक्शन अप्लाइड शोध में ये उसके बाद की बारी आई, तो रीज़न पता किया गया कि ऐसा लोग क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो पता है कुछ कुछ बहुत से जो टॉपिक उसमें जो बताया गया था सजेशन और रीज़न, उसमें से एक ये था कि आयुर्वेद में जो बातें बताते हैं कि आप इसको पहले कूटो, उसको पहले मतलब उसको निकालो, कूटो, फिर इसको छानो, फिर उसको आप इसको बॉयल करो, फिर जब तक कि 1 लीटर का पानी 1/4 नहीं होता तब तक बॉयल करते रहो। तो ये एक लंबी टाइम टेकिंग होती है। सब कोई आज के भागदौड़ के जीवन में ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता या उस प्रोसेस से वो अपने आप को गुजरना नहीं चाहते हैं। तो एलोपैथ में क्या होता है कि आप एक बस खाली गोली निकालो, खा लो, ख़त्म सारा चीज़ें। तो अगर आयुर्वेद को भी ऐसे इस तरह के चीज़ें अगर हम सामने अगर लाते हैं तो लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा, क्योंकि सबके साथ ये संभव नहीं होता है कि वो जड़ी बूटियों को समझे लाए, क्योंकि जहाँ से लाएंगे वहाँ पे भी शुद्धता है कि नहीं है, ये भी एक समस्या है। अगर शुद्धता होती भी है तो वो एक लंबी टाइम टेकिंग होती है कि आप जाते हो, लाते हो, फिर उसको प्रोसेस होती है, कुटाई करना, फिर इसको छानना, फिर इसको अलग अलग कई तरह के प्रोसेस होती है। फिर वैसा जड़ी बूटी मिलना भी चाहिए जो रिकमेंडेड है। उसके बाद उसको जो प्रोसेस होती है उसको जैसे किसी को बॉयल करना होता है, कहीं पे कुछ किसी तरह से उसको जैसे अगर एलोवेरा है तो एलोवेरा का मुझे एक प्रोसेस होती है, उसको हमें निकालना होती है, फिर उसको हमें उसके जो पल्प निकाल के फिर उसमें हम जो जिस तरह के मेथड बताई जाती है उसको हम करते हैं। तो ये संभव है, सबके साथ संभव नहीं होता है। ये ऐसे कई सुझाव दिए उन्होंने, ऐसे कई उन्होंने उसका आपका रीज़न बताया कि क्यों नहीं लोग मतलब आयुर्वेद को इतने ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों नहीं कर पाते, जबकि भक्ति श्रद्धा बहुत है। उसके बाद ही क्या है, आप देखो कि पतंजलि का दूसरे बहुत से ब्रांड का जो होती है वो टैबलेट के फॉर्म में आने लगा कि आप खाली निकाल लो और यूज़ कर लो। तो ये जो समस्या है इसको समाधान के लिए क्या हुआ, हमने अप्लाइड रिसर्च किया हमने, और इस तरह से हमने सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए या निष्कर्ष निकालने के लिए हम क्या करते हैं, व्यावहारिक शोध करते हैं, अप्लाइड रिसर्च करते हैं। होप कि सबको क्लियर हो गया। फंडामेंटल शोध में तो कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल शोध का अगर एग्जांपल आप देखो कि थोड़ा सा सोचोगे, फंडामेंटल शोध के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। चाहे कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है तो उसको पहले शोध करना होता है कि क्या उस प्रोडक्ट वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मेट्रो ही अगर रूट बनाना चाहे तो पहले वो स्टडी कराती है कि उस रूट में कितने पैसेंजर है, कितनी नीड है, क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को ले पाएंगे। आप देखो कि नोएडा वाला जो रूट होती है हमेशा इतनी बिजी रहती है, और वहाँ पे इतनी पैसेंजर क्यों होती है, क्योंकि उस समय सबको पहुँचना होता है। तो और मेट्रो में भी है कि उस मॉर्निंग टाइम इतना भीड़ होता है तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, किराया ज़्यादा होता है, और जिस समय आपका उनका ज़्यादा भीड़ नहीं होता उस समय किराया को कम कर देते ताकि जो लोग उसमें ज़्यादा मेट्रो को प्रेफर करें, मतलब ट्रैवल करने के लिए। तो ये सारे तभी होंगे ना जब उनको पैसेंजर मिलेंगे। तो पैसेंजर कब मिलेंगे, आपका बनाने के बाद स्टडी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए बनाने से पहले स्टडी करते हैं। इसी तरह से कोई भी कंपनी कोई भी अगर जो कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च करती है तो करने से पहले वो एक फंडामेंटल शोध कराती है कि यहाँ पे ये काम की हैवी कि नहीं, ज़रूर ये चलेगा कि नहीं, ये इसमें डिमांड होगी कि नहीं। और इस फिर आपका होता है, इसके एग्जांपल मैंने बताया था इसमें कि क्या जैसे लिटरेसी रेट को अगर बढ़ानी है टीनेजर्स में तो उसके लिए हम इसको करते हैं, आपका ये शोध करते हैं जो अप्लाइड रिसर्च करते हैं। फिर मार्केट प्रोडक्ट के बारे में हमने कल अच्छे से बात कर लिया था। हाई स्कूल से ग्रेजुएट में अगर बच्चे कम जाते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उसको भी अगर मुझे उस बच्चे को अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अगर हम हायर एजुकेशन तक लेके जाना चाहे तो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो एक बड़ी दिक्कत ये आती है कि हायर एजुकेशन में बहुत कॉस्टली होता है, तो उसी कॉस्टली को कम करने के लिए बहुत तरह के स्कॉलरशिप इत्यादि दिया गया है। इसको हमने देखा था कि इस तरह के एग्जाम्पल है जो हमें अप्लाइड शोध के लिए काम आता है। बेनिफिट ऑफ अप्लाइड शोध, अप्लाइड रिसर्च, बियॉन्ड सर्विंग एज ए वे टू सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, अप्लाइड रिसर्च हैज सेवरल बेनिफिट्स। इसके और भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के अलावा और भी कुछ इसमें फ़ायदे होते हैं।
सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑफ अप्लाइड रिसर्च, सेविंग बिजनेस मनी, जिसके बारे में हम आपको चर्चा किए थे कल भी और आज भी, बाई हेल्पिंग देम मेक बेटर डिसीजन। बेटर डिसीजन मतलब जैसे मेट्रो का रूट बनाने चाहिए कि नहीं चाहिए, ये डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करने होते हैं, हमें इसका कॉज एंड इफेक्ट देखने होते हैं कि क्या कारण है कि क्यों पैसेंजर हमें मिलेंगे, क्या पैसेंजर की मजबूरी होगी कि वो मेट्रो में ट्रैवल करेंगे, या फिर कॉज एंड इफेक्ट को देखते हुए ही जैसे अमेजन जैसे आपका जो कंपनीज होते हैं उन पे भी ये शोध होते हैं कि कैसे इंडियन की मेंटेलिटी ऐसे थी पहले कि हम पहले हाथ से पकड़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब सामान खरीदेंगे। हम कैसे किसी चीज़ का फोटो देकर मैं सामान खरीद लूँ। तो उन्होंने देखा कि अमेजन वाले या जो ऑनलाइन जो आपका जितने भी मार्केटिंग कंपनी है जो ऑनलाइन पे जो सामान बेचते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो पहले प्रॉब्लम ये आती है कि उनको कि अगर सामान खराब हुआ तब क्या होगा, तो उन्होंने रिफंड पॉलिसी बनाया कि अगर आपको पसंद नहीं आता है, कुछ खराब होती तो आप रिफंड कर दो, जबकि ये दुकान में आप नहीं कर पाते, हमेशा दुकानदार आपको वापस नहीं लेता। दूसरा क्या है कि सामान बहुत महंगा होता है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उन्होंने क्या किया कि सामान के लिए EMI का ऑप्शन दे दिया है। यहाँ तक कि अमेजन में तो ऐसा भी है कि अभी आप परचेस कर लो और 1 महीने बाद या बाद में आप पे करना, मतलब बाय नाउ पे लेटर, ये कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर हमारे पास अभी पेमेंट करने का टेंशन स्ट्रेस नहीं होता है तो हम ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो उनसे ये आपका रिसर्च बताता है, अप्लाइड रिसर्च करके बताता है। तो उन्होंने क्या किया, ये डिसीजन लेने में हेल्प किया। और एक हेल्प क्या किया कि उन्होंने देखा जो ऑनलाइन जो आपका जितने कंपनी होते हैं कि लोग खरीदना तो चाहते हैं लेकिन सबके बजट के बाहर होता है, कई चीज़ें बजट के बाहर होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि EMI दो, और EMI अगर देंगे तो उसके इंटरेस्ट लग जाती है। तो उन्होंने फीचर लॉन्च किया कि आप नो कॉस्ट EMI, मतलब अब आप 6 महीने या 9 महीने में पे करो, आप अपने बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे करो, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बोला बैंक तो इंटरेस्ट लेगा, लेकिन जितना इंटरेस्ट बैंक लेगा उतना हम आपको एक्स्ट्रा छूट दे देंगे आपके सामान के प्राइस से। तो क्या हुआ, ये उनको कैसे पता चला, जब उन्होंने उसमें पहले उन्होंने बेसिक रिसर्च किए, उसके बाद अप्लाइड रिसर्च किए, देखे कि हमारे अगर हम ये फैसिलिटी देंगे तो कस्टमर हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि नीड सबको है। और अगर EMI का ऑप्शन दे देंगे कि 6 मंथ या 9 मंथ आपको कोई इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट आपको नहीं देना है, आप खाली EMI से आप खरीद लो, तो ये चीज़ आप नॉर्मल दुकान में तो पाओगे नहीं, अगर ऐसे शॉप में जाओगे तो ये शॉप से खरीदने से ज़्यादा बेहतर है। और अक्सर हम देखते ही हैं कि शॉप में थोड़ा महंगा होता है, और यहाँ पे आपका ऑनलाइन पे जो सामान आपका 2-3 हज़ार से ऊपर का जो सामान होती है वो 150 सस्ता ही होता है, महंगा नहीं होता। और उनके यहाँ पे कई आपका जैसे अमेजन पे आप बहुत से शॉप्स होते हैं चैलेंजिंग, उसमें आपका कंपटीशन भी होती है कि किसका प्राइस कितनी है। तो आप बहुत सी चीज़ को आप देख सकते हो। दुकानों में जाओगे तो ऑनलाइन कंपनी वाले ने ये भी सर्च किया, ये भी आपका रिसर्च में पाया कि एक शॉप में जाओगे तो उसके पास जितना सामान रहेगा उतना ही दिखाएगा, उसी में आपको ऑप्शन ज़्यादा होता नहीं है, उसी में से आपको चूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन पे इतने ऑप्शन होते हैं कि आपका बैंगलोर पे जो दुकान है वो शॉप है उससे भी आप देख सकते हो, जो आपका मुंबई में है उससे भी देख सकते हो। आप खाली ऑर्डर करोगे वहाँ से आपके घर तक आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन कस्टमर के पास हो जाता है जो नॉर्मली आपका दुकानों में नहीं मिलता। तो ये सारे फीचर्स उसने लॉन्च किया। कब उनको कैसे पता चला कि ये सब फीचर लॉन्च करने पे हमारा आपका बिजनेस मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, जब उन्होंने अप्लाइड, पहले उन्होंने फंडामेंटल शोध कराया, फिर अप्लाइड रिसर्च कराया। मैं हर तरह से एग्जांपल से आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझाने के लिए कि अंदर पूरा एकदम डेप्थ तक आप समझ जाओ एग्जांपल के साथ, जिससे कि आप क्वेश्चंस का आसानी से कर पाओ। क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्टिव, डिज़ाइनिंग न्यू प्रोडक्ट्स, अब सब आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। जो कॉमन एग्जांपल से मैंने कोशिश किया समझाने के लिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं देख रहा हूँ। प्रोवाइडिंग अनबायस्ड, बायसिंग के बारे में मैं बात किया था कि पक्षपात होना बायसिंग कहते हैं। अनबायस्ड मतलब जिसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। प्रोवाइडिंग अनबायस्ड डेटा थ्रू द टेस्टिंग एंड एम्पिरिकल एविडेंस, हम लोग देखते भी है कि बायसिंग बहुत होती है
जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के यूज़ करने पे आपके बच्चे का हाइट बढ़ जाएगा, इसकी जो आपका जो पूरा रिसर्च है, हमारे देश में कानून उतना स्ट्रांग नहीं है, नहीं तो फिर ये बताने पड़ते हैं कि आप बताओ कि कैसे होता है कि पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट आपका लेने से आपका हाइट कैसे बढ़ेगा या आप गोरे कैसे हो जाओगे। तो उस समय क्या होता है कि ये बायस्ड हो जाती है कभी कभी, कि उन्होंने उस रिजल्ट को उन्होंने हासिल किया जो वो चाहते हैं। तो ऐसे जब इस तरह का अगर कोई आपका शोध करता है तो वो बायस्ड हो जाता है। अनबायस्ड मतलब क्या, कोई भी पक्षपात नहीं, बिना पक्षपात के। तो हमें रिसर्च में ये होना चाहिए कि जब हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं तो ये अनबायस्ड डेटा हमें देता है टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करके हम निकालते हैं अनबायस्ड डेटा में, कोई बायसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका रिजल्ट भी आपका गलत आएगा। अब इसी को हम हिंदी में करेंगे। अप्लाइड शोध को अनुप्रयुक्त या इसको हम प्रयुक्त कहते हैं, अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लाभ, ये इसका हिंदी है अप्लाइड रिसर्च के। मौजूदा समस्याओं को हल करने के तरीके, जैसे अभी कोविड का समस्या है या रैगिंग की समस्या है, तरीके के रूप में सेवा करने वाले के अलावा और भी कुछ आपका जो है लाभ है, जिसको हम अभी देखा हमने। क्या आती है, व्यवसाय को बेहतर निर्णय लेने में हेल्प करता है, आप समझ में आ गया। नए उद्देश्य को बनाना, कुछ नया मोटिव बनाना। जैसे मान लीजिए कि मेरा मोटिव है, मैं अगर इससे सोचता हूँ कि इतनी जितनी समस्याएं हो रही है पूरा दुनिया में या हमारे चारों तरफ, उसका एक रूट कॉज में क्या आती है, तो आप रूट कॉज में देखोगे कि क्या आती है, यम नियम का वायलेशन। जितनी यम और नियम का वायलेशन होगा उतनी ही ज़्यादा समस्या बनेगी, और जितनी यम नियम को हम फॉलो करेंगे, मतलब आपको पता ही है यम के 5 पार्ट होते हैं और नियम के भी 5 पार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग दर्शन। बाकी किसी किसी जगह पे उपनिषद में और दूसरी जगह पे 10-10 भी बताए गए हैं, उसको आप अलग से पढ़े होंगे या पढ़ोगे। तो ये उन उद्देश्यों को बनाना, नए उद्देश्य मतलब हमने इसको अगर डेवलप करते हैं कि लोगों को यम नियम के, हमारा उद्देश्य है कि लोगों को मतलब मोरल वैल्यूज जिसे कहते हैं, यम नियम को, डिसिप्लिन को हमें सिखाना। या फिर हम ऐसा कुछ उद्देश्य बनाते हैं कि 2050 तक हम इस धरती के अलावा कहीं और भी हम रहने के लायक हम जगह ढूंढ सके, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमें नए धरती की जरूरत पड़ेगी। इस तरह के नए उद्देश्य बनाना, ये भी आपका अप्लाइड रिसर्च के जरिए हम करते हैं। नए उत्पादों और सेवाओं को डिज़ाइन करना, जैसे अभी हमारा नीड क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है। अगर आप जैसे देखो कि 1 साल 2 साल पहले तक हमारे पास फ़ोन कैसे होती थी, 64 GB की आपका इंटरनल मेमोरी बहुत ज़्यादा मानते थे। लेकिन फिर से इतनी ज़्यादा आपका इस समय जो कोविड के बाद और वैसे भी जब आपका 4G 5G आने के बाद जब आ रही है या आ चुकी है कहीं कहीं पे, तो आपका इंटरनल मेमोरी का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होने लग गई है। अगर आप मूवी डाउनलोड करोगे तो कहाँ रखोगे, फ़ोन पे रखोगे। तो अब क्या हुआ, 128 GB 256 GB इतना आपका इंटरनल मेमोरी बन के ही आ रही है। तो पुरानी मोबाइल आपको ज़्यादा मतलब कंफर्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्दी भर जाएगा, डेटा भर जाएगा। आपका मेमोरी कार्ड भी क्या है, बहुत ज़्यादा 1-1 TB का आने लगा है। तो क्यों, ये आपका नया उत्पाद और सेवाओं का डिज़ाइन करना कि अगर 5G आ गया है तो लोगों के डिमांड इतनी, आपका जो उनका जो यूजर्स इतने हो जाएंगे, तब उनका डिमांड इतना हो जाएगा, तो नए जो फ़ोन होंगे उस फ़ोन में अगर ये फीचर हम डाल देंगे तो क्या होगा, फ़ोन ज़्यादा अच्छे बिकेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अभी इस समय का जो स्थिति है ऐसा है कि हमारे पास समय बहुत कम होता है, लेकिन हमें काम मोबाइल पर बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर लोगों की ज़रूरत क्या हो गया, ये जब हमने अप्लाइड रिसर्च और हमने इसको जब यूज़ करके जब पाया कि रीज़न को पाया कॉज एंड इफेक्ट के ज़रिए, तो हमने पाया कि लोगों को अगर फास्ट चार्जिंग ज़रूरत है कि आधे घंटे में पूरा फ़ोन चार्ज हो जाए, क्योंकि हाफ एन आवर मॉर्निंग में उनको टाइम दे दिया, पूरा फ़ोन चार्ज हो गया, दिन भर वो काम कर रहे हैं। तो फिर कुछ कंपनी वाले ने ऐसा फ़ोन लाया जिसमें आपका फास्ट चार्जिंग, अब तो बहुत मैक्सिमम आने लगे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाए और आपको वो फीचर मिले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेंगे, आपको नए फ़ोन खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि आपका पुराने फ़ोन तो कई घंटे लगते हैं चार्ज होने के लिए। तब वो मार्केटिंग को कैप्चर कर पाएंगे। ये सारे चीज़ों को करने के लिए, नए उत्पादों और सेवाओं को डिज़ाइन करने के लिए।
ऐसे काफ़ी ज़्यादा जितने भी होते हैं, आपका प्रोडक्ट आती है उसके रिलेटेड आपका रिसर्च बहुत पहले से ही करके रखा गया होता है कि 3 साल तक हमें क्या किस तरह के प्रोडक्ट हमको मार्केट में लानी है, क्या क्या नीड, अगर नीड नहीं होती है तो नीड को जनरेट भी की जाती है। आप तो अगर कॉमर्स या मार्केटिंग के कंसेप्ट को पढ़ते हो तो देखते हो कि नीड को कैसे जनरेट करते हैं। नीड नहीं है लेकिन मार्केट में नीड को जनरेट करते हैं। कुछ आपका इसके बहुत से तरीके होते हैं, साइकोलॉजिकल तरीके होते हैं और बहुत से तरीके होते हैं, जिससे आपको नीड नहीं भी होगा तो आपको फील होगा कि ये नीड हमें है और अब आप जाके खरीद लोगे। यहाँ पे फिर अनुभव जन्य साक्ष्य के परीक्षण के माध्यम से हम अनबायस्ड यानी निष्पक्ष डेटा को प्रदान करना, ये आपको अप्लाइड रिसर्च के फीचर्स है। अब आता है दोनों में कंपैरिजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आप क्वेश्चंस को अलग कर पाओगे। जब पूछे जाएंगे ना एक पर्टिकुलर दे करके, जैसे मान लीजिएगा आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसी कंपनी को रेफ्रिजरेटर मार्केट में लॉन्च करना है, तो उसको जानना है कि क्यों कोई नया रेफ्रिजरेटर खरीदे जबकि पुराने फ्रिज से काम चल रहा है, तो कंपनी कौन से रिसर्च कराएगी। तो आप देखो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट है। अगर कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता, क्यों शब्द वाई शब्द नहीं होता, तब वो फंडामेंटल की तरफ जा सकता था। लेकिन अगर वाई रीजन ढूंढना होगा तो अप्लाइड की तरफ जाएगा। इस तरह से आपको एक इंसिडेंट दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए इसके लिए हमें रिसर्च करनी होगी। तो ये आप तभी कर पाओगे जब सारे रिसर्च का अच्छे से मतलब आपको क्लियर रहेगा, सारे का फीचर्स कब करते हैं, हर एक का कीवर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फंडामेंटल रिसर्च बाय अप्लाइड रिसर्च, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो बोथ फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च आर मेथड फॉर फाइंडिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन। हम दोनों का क्या करते हैं, कुछ जानकारी पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही मेथड में हम कुछ इंफॉर्मेशन पाते हैं। देखो कितना सिमिलरिटी है। इस सिमिलरिटी को जान लोगे तो क्वेश्चन आप अलग कर पाओगे कि फंडामेंटल कहाँ पे होगा, कहाँ पे आपका अप्लाइड होगा। तो दोनों में कॉमन क्या होती है कि दोनों ही शोध पे, दोनों ही रिसर्च पे हम क्या करते हैं, फाइंडिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन को जानकारी पाते हैं। लेकिन फंडामेंटल रिसर्च वाई को नहीं बोलता है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं बोलता, जबकि अप्लाइड रिसर्च क्या करता है, कॉज एंड इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, मैं उसको आपके क्वेरीज को ले लूंगा, आप मैसेज भी कर सकते हो। रिसर्चर ऑफ दीज मेथड्स यूजेस इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताए थे आपको। इंडक्टिव क्या होती है, डिडक्टिव क्या होती है। ये रीजनिंग बेस्ड होती है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टू सपोर्ट देयर रिसर्च हाइपोथेसिस। हम बात भी किया था कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, कोई भी तरह का सर्विस लेते हो, तो आपको एक रेटिंग देने के लिए, ये आप जब एनटीए का एग्जाम भी दोगे वहाँ उसके बाद भी आपको एक रेटिंग देने के लिए कहा जाता है कि आप बताओ कि आप कितने, जैसे आप कितने सेंटर को ढूंढने में आपको दिक्कत तो नहीं हुई, आप आराम से सेंटर को ढूंढ पाए हो, उसके लिए रेटिंग करो 1 से लेके 5, 1 से 5 के अंदर या 1 से 10 के अंदर। ऐसे हम सारा चीज़ को हम उसको मतलब उसको गेन करते हैं, डेटा गेन करते हैं, ताकि उनके जरिए वो शोध करे, रिसर्च करे और अगले डिसीजन ले सकें। फिर एक होती है रिसर्च हाइपोथेसिस। उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हम जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के जरिए हम इसको फाइंड करते हैं। और क्या आपका आती है, व्हेन कंडक्टिंग बेसिक रिसर्च, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च जो रिसर्च होती है, व्हेन कंडक्टिंग बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च, रिसर्चर टेंड्स टू यूज सिमिलर डेटा कलेक्शंस। अब आगे हम देखेंगे कि डेटा कलेक्शन करते हैं कि डेटा कलेक्शन मतलब क्या हुआ, जिसके साथ, जैसे हम अगर बात करते हैं कि तनाव और भ्रामरी प्राणायाम, क्या भ्रामरी प्राणायाम करने से तनाव खत्म होती है, कम होती है। तो हमने 30 लोगों को ले लिया, 30 लोगों के एक ग्रुप को हमने खाली भ्रामरी प्राणायाम कराया, और सेम लेवल के डिजीज लेवल के जो लोग हैं, जिसको एक ही तरह की डिजीज हुई है, तनाव के एक ही लेवल है, उनको एक दूसरे ग्रुप को लिया, उसमें भी 30 लोग हैं, उनको खाली मेडिसिन दिया। 1 मंथ बाद दोनों को चेक किया
करने के बाद हमने देखा कि जिनको प्राणायाम कराया गया था उनमें कितने चेंज आए, और जिनको खाली मेडिसिन दिया गया था उनमें कितने आई। तो ये जो हमने किया, फिर हमने उसको एनालिसिस करते हैं कि कौन सा बेटर है और प्लस माइनस क्या है। मतलब जैसे हमें अगर मेडिसिन दिया तो उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, और अगर प्राणायाम कराया तो साइड इफेक्ट कुछ हुआ कि नहीं हुआ, अगर क्या हुआ जीरो साइड इफेक्ट है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं अलग से। तो ये जो हमने जो आंकड़ा पाते हैं कि हाँ प्राणायाम से इतने ज़्यादा फायदा हुआ, इतने ज़्यादा लोगों को दिक्कतें खत्म हुई, इसको डेटा कहते हैं। और ये जो हमने कलेक्ट किया, इसे कहते हैं डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन के बहुत मेथड होते हैं, इसके ऊपर अलग से चैप्टर ही हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हम डेटा कलेक्शन मेथड्स को पाने के लिए कि किस मेथड से डेटा को हम इकट्ठा करें। डेटा का मतलब खाली यही नहीं, केवल प्राणायाम ही नहीं। आप देखो, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी सर्विस के लिए, तो वो भी आपसे डेटा ही ले रहे हैं कि आप उससे हैप्पी हो नहीं हो, आपका मतलब आपका व्यूज़ क्या है किसी चीज़ के ऊपर। उसी तरह से जब कोई आप न्यूज़ देखते हो, आपसे डेटा लेते हैं, आप बताइए कि क्या ये जो आप लोगों के जो पैनल है, जो आपका डिस्कशन हो रही है, इससे आप सहमत है कि नहीं है। तो वो अलग अलग न्यूज़ चैनल वाले सबको देते हैं कि आप बताएं, कि आप मैसेज करो या उनको आप मेल करो कि जो बातें अगर मान लीजिए कि राजनीतिक कोई डिस्कशन हो रही है या ऐसा कुछ अगर आपको चर्चा हो रही है, तो उस चर्चा से आप सहमत कितने लोगों से आप उनकी बातों से सहमत है कि नहीं है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, वो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं आपको। ये भी एक मेथड होती है डेटा कलेक्शन करने के लिए। बहुत से मेथड होती है। एक मेथड ऐसा होती है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि अच्छा बताइए कि आपका इस जैसे मान लीजिए अगर कोई जब इलेक्शन होने होती है और इलेक्शन के समय अगर आपको जब सर्वे करना होता है, तो सर्वे भी एक आपका डेटा कलेक्शन मेथड होती है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनके पास एक क्वेश्चन का लिस्ट खुद ही होता है जो लोग सर्वे करने जाते हैं, और वो पूछते हैं बताइए कि ABCD अगर पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो आप किसको वोट देना पसंद करोगे। आपको ABCD के क्या ABCD 4 पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। आप बताओ कि आप वो जो चारों जो पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने अपने जो दावा करती है कि आपको ये फैसिलिटी देंगे या उनके जो घोषणा पत्र है, इससे आप कितना सहमत होते हो। तो उनके पास एक क्वेश्चन का पूरा लिस्ट होता है, और जो लोग अनपढ़ होते हैं उनसे पूछे जाते हैं बताइए कि ये इसमें से आप क्या चाहते हो। तो वो जो आंसर देते हैं उसके आधार पे वो उसको टिक करते हैं। तो ये भी क्या है, आपका डेटा कलेक्शन का एक मेथड है। ऐसा डेटा कलेक्शन का बहुत तरह के मेथड होती है, तो हम उसको कलेक्शन करने के लिए हमें हेल्प मिलती है। डिफरेंसेस क्या है, हमने आपको बता दिया था कि ये कॉज एंड इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, जो अप्लाइड रिसर्च और मौलिक शोध जो होता है, बेसिक रिसर्च जो होती है, वो कॉज एंड इफेक्ट को नहीं बताता। वो सिर्फ खाली बता देता है कि क्या क्या उसका अंदर चीज़ें हैं। जैसे अगर कोविड है तो कोविड में क्या क्या हुआ है, कितने लोगों की डेथ हुई है, क्या क्या सिम्टम होता है, कि क्या लोगों को, जैसे अभी मंकी पॉक्स आई है, एक बीमारी आई है, तो क्या क्या सिम्टम है, अगर ऐसा ये बीमारी होने से क्या क्या होता है, लोगों को क्या क्या किस तरह का फीवर अगर आती है या कुछ और होता है, क्या उनके लक्षण होते हैं, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देगा। उसका रीज़न नहीं बताएगा। अगर रीज़न मतलब कॉज एंड इफेक्ट जाननी होगी, फिर आपको अप्लाइड रिसर्च या दूसरे शोध, एक्शन रिसर्च हो गया, अप्लाइड रिसर्च हो गया, इसको करने होते हैं। लेकिन एक्शन रिसर्च आपके पूरे मतलब पूरे समाज के किसी बड़े समस्या के लिए नहीं होता है, वो इंडिविजुअल के लिए ज़्यादातर होती है। अप्लाइड शोध जो होती है वो एक बड़ी समस्याओं को लेकर होती है, जिसमें पूरे समाज के लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है उसके समाधान में, और उसके जो अप्लाइड शोध होती है उसमें समय लगता है, लेकिन वो सबके लिए कॉमन होता है। जैसे रैगिंग का बताया, जैसे कोविड का बताया, ऐसे ही आपका जैसे मान लीजिए रेलवे में आप रेलवे का ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे खाना आपको अच्छा नहीं मिलता, ये एक बड़ी समस्या है, सबके लिए है। तो इसमें रेलवे ने एक शोध कराया कि ऐसा क्यों होता है, तो उसमें वो जो शोध होता है वो अप्लाइड शोध में अंतर्गत आता है, और फिर उन्होंने उसके लिए ढूंढा उस रीज़न को कि ऐसा ख़राब खाना क्यों मिलता है, क्या रीज़न है। फिर उन्होंने उसके लिए जो रिगार्डिंग लेनी होती है स्टेप उन्होंने लिया,
ताकि खाने के क्वालिटी को अच्छे कर सकते हैं। इसी तरह से हम अप्लाइड शोध अप्लाई करते हैं, मतलब हम करते हैं जहाँ पे एक समूह के लिए, एक ग्रुप के लिए या पूरे समाज के लिए हितों की सबके आपका इंटरेस्ट के लिए कोई समस्या को हम हल करते हैं। मौलिक शोध सर ये आगमनात्मक और निगमनात्मक को थोड़ा सा बता दीजिए, अभी हम एग्जाम्पल बता दीजिए। अभी हम आगमनात्मक में हम गए नहीं है। निगमनात्मक इसमें क्या होती है कि हम जनरल टू पर्टिकुलर और पर्टिकुलर टू जनरल में जाएंगे, वो आगे आएगी। अभी तो हम इसमें अप्लाइड पे ही है। मौलिक उसमें अब जो होती है इंडक्टिव और डिडक्टिव, इसमें क्या होती है, अब जैसे मान लीजिए कि एक कोई बहुत से लोग एक जगह बैठ के किसी चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं, तो डिबेट करके आप वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो ये क्या हुआ, आपका जनरल टू पर्टिकुलर हो गया। वो जो निष्कर्ष पहुंचा निकला वो सबको मानना होगा, लेकिन आपका एक पर्टिकुलर पे पहुंच गए। या जैसे मान लीजिए कि आपका सपोज करो कि एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, उसको प्रूफ करना है, तो आप क्या करते हो, उसको डिड्यूस करते हो, तो या फिर आप उसको प्रूफ करते हो या किसी चीज़ का आंसर फाइंड करते हो। तो इस तरह के जो चीज़ें होती है उसका हम कहते हैं डिडक्टिव होती है। तो आप वो टॉपिक आपका आगे आएगा। अभी हम अप्लाइड पे हैं, तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे आगे जब आएगा। उसमें दो चीज़ होती है, एक होती है पर्टिकुलर टू जनरल, जनरल टू पर्टिकुलर, या फिर उसके ऐसा भी कहते हैं कि आपका बॉटम से आपका टॉप की ओर, और दूसरा होता है टॉप से बॉटम की ओर होती है। तो उसमें हम विस्तार से बताएंगे जब हम ये चीज़ उस कंटेंट पे आएंगे। रिसर्च के बहुत से काइंड होती है, बहुत से मतलब आपका मेथड होती है। अभी हम अप्लाइड पे हैं। तो मौलिक शोध, अनुप्रयुक्त अनुसंधान दोनों ही कुछ जानकारी खोजने के एक तरीके होते हैं। इन विधियों से शोधकर्ता अपनी शोध की परिकल्पना का समर्थन करता है, और आगमनात्मक और निगमनात्मक जो अभी बता रहे आप, इंडक्टिव और डिडक्टिव, उसमें हम तर्क का उपयोग करते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। तर्क के आधार पे डिड्यूस करना, मतलब तर्क के आधार पे, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप बच्चों को जब हम सॉल्व भी करते हैं कि डिड्यूस दिस, तो डिड्यूस मतलब क्या, आप किसी फॉर्मूला से या किसी मेथड से, किसी लॉजिकल तरीके से किसी निष्कर्ष में पहुंचते हो, तो उसको हम कहते हैं निगमनात्मक कहते हैं इसको। तो उन तर्कों का उपयोग करते हैं। जब लॉजिक का हम इस्तेमाल करते हैं, उस लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए जब किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं, तो आपको होती है निगमनात्मक होती है। तो इसके लिए हमें शोधकर्ता को, शोध परिकल्पना में क्या होती है, ये एक अस्थायी सॉल्यूशन की तरफ होता है कि मेरा एक परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है कि अगर हम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो तनाव कम हो जाएगी। ये मेरा अपना एक हाइपोथेसिस है। ये जो सॉल्यूशन है ये परमानेंट नहीं है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं। अगर कोई ये सोचता है कि जल नीति करने पर आपका पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा, तो उसका ये एक खुद का हाइपोथेसिस है, लेकिन फिर उसको प्रूफ करने पड़ेंगे। फिर बाद में पता चलता है कि नहीं, जल नीति या सूत्र नीति का पाचन तंत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसका जो हाइपोथेसिस है वो गलत हो गया, वो रॉन्ग हो गया। हम रिसर्च में यही दिखाते हैं कि हम पहले एक सोच बनाते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद इस हाइपोथेसिस को सही है कि गलत है, दोनों ही बराबर आपका इम्पोर्टेंट है रिसर्च करने में। अगर वो गलत होगा तो उसको हम बोलेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गया, नहीं होता है। अगर सही होगा तो उसको हम अप्रूव कर लेंगे कि ये सिद्धांत है। तो ये हम कहते हैं इसका हाइपोथेसिस। जब हम शोध करते समय जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है, वो डेवलप करता है, वो बताता है कि ये मेरा हाइपोथेसिस है। फिर उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे कि नल हाइपोथेसिस वगैरह होती है, जिसमें हम इसको पता करते हैं कि ये सही है कि गलत है। टाइप 1 टाइप 2 के बारे में बात करेंगे। इसके बाद क्या होती है, बुनियादी शोध और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करते समय शोधकर्ता का समान डेटा संग्रह विधियों का उपयोग करते हैं, हालांकि उसका अंतिम लक्ष्य भिन्न हो सकता है, जिसके बारे में हम बहुत एग्जाम्पल आपको दे चुका मैं। बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच कुछ अंतर इसमें शामिल होता है, जैसे अप्लाइड रिसर्च और आपका फंडामेंटल रिसर्च, इन दोनों में थोड़ी सी आपका अंतर आती है। फिर आप देखिए फंडामेंटल रिसर्च बायस अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। इसमें अभी हमने देखा था कि सिमिलरिटी हमने पढ़ा था हमने, अब डिफरेंस देखते हैं। ये दोनों ही जो है आपका जो शोध होती है,
each research type to have a different purpose for its trying to achieve। दोनों का क्या होती है, पर्पस डिफरेंट होती है। एक जो होता है, जो फंडामेंटल होता है, वो खाली बता देता है कि ये हुई है, और जो आपका अप्लाइड होता है वो कॉज एंड इफेक्ट को बताता है कि इसका कारण क्या है। फंडामेंटल रिसर्च फोकसेस ऑन द एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज rather than solving the problem। जो मैं आपको बता रहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो खाली नॉलेज को देता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के फंडामेंटल रिसर्च से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। अगर कभी क्वेश्चन आता है एनटीए में कि प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, तो आप पहले ही फंडामेंटल रिसर्च को, मौलिक शोध को अलग कर दो, क्योंकि मौलिक शोध कभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। इसलिए मैं आपको जो 5W लिखवाया था, समझाया था लास्ट क्लास में, वो यही था कि किसी किसी शोध में कौन कौन से आपका W वर्क कर, मतलब W जो है वो काम करता है। तो वाई को नहीं बोलता, वाई मतलब कारण, क्यों। तो फंडामेंटल शोध जो होता है वो वाई को कभी एक्सप्लेन नहीं करता, जबकि आपका अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो कारण को, रीजन को सॉल्व करता है, क्यों। वाई का आंसर देता है, ऐसा क्यों हो रहा है। अप्लाइड रिसर्च डायरेक्ट इट्स एफर्ट टुवर्ड्स द फाइंडिंग अ सोल्यूशन, क्योंकि अगर वाई पाओगे क्यों हो रहा है, तो आपका सोल्यूशन भी मिल गया। कि उसको अगर रेलवे में अगर खाना खराब मिल रही है, ये क्या हो गया, ये आपको हो गया फंडामेंटल रिसर्च है। अब खाना क्यों खराब मिल रही है, ये क्या हो गया, अप्लाइड रिसर्च है। अगर क्यों का पता चल गया हमको, तो क्या हुआ, हमें सोल्यूशन मिल गया कि हाँ, वहां पे जो खाना जो देने वाले हैं उनका क्वालिटी खराब है, उनका रखरखाव खराब है, सब चीजें पता चल गया। तो ये क्या करता है, सोल्यूशन देता है। कौन, अप्लाइड रिसर्च क्या करता है, सोल्यूशन देता है। जबकि फंडामेंटल क्या करता है, खाली बताता है, वो आपको नॉलेज देता है, लेकिन कोई सोल्यूशन देता नहीं है। यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। मैसेज कर सकते हो अगर कोई डाउट हो तो। इन अप्लाइड रिसर्च, रिसर्चर ऑफन वर्क टू हेल्प अ क्लाइंट एंड ड्रिवन बाय द क्लाइंट्स डिजायर। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं सारे, हम कंपनी का एग्जांपल दिए बहुत सारा। फंडामेंटल रिसर्च टेंड्स टू बी सेल्फ इनिशिएटेड and caused by an individual motivation learn more about an area particularly। जैसे हम अभी बताया आपको बहुत सारे एरिया, मेडिकल का एरिया हो गया, या आपका जो दर्शन का एरिया क्षेत्र हो गया, या वाणिज्य यानी कि अलग अलग तरह के जो बिजनेस का एरिया हो गया, सब अलग जगह पे। हिंदी में देखेंगे, प्रत्येक, ये दोनों प्रकार में से प्रत्येक प्रकार का एक ये जो दोनों शोध है, प्रत्येक शोध प्रकार का एक अलग उद्देश्य होता है जिसे वह प्राप्त करने का कोशिश करता है या प्रयास करता है। मौलिक शोध किसी समस्या को हल करने के बजाय ज्ञान की प्राप्ति, मौलिक शोध किसी समस्या को हल करने के बजाय क्या करते हैं, ज्ञान की उन्नति पर वो केंद्रित करता है कि नॉलेज हमें ज्यादा मिलना चाहिए अच्छे से। मौलिक शोध कभी भी याद रखिएगा, कभी भी वो आपका सॉल्यूशन नहीं देता, सॉल्व नहीं करता, खाली बता देता है, खाली नॉलेज, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। नॉलेज दिया कि खाना जो है खराब है, कहाँ पे, रेलवे का, खाली नॉलेज दिया। ये नॉलेज कौन दिया, ये आपका दिया मौलिक शोध। अब अप्लाइड शोध क्या करेगा, खाना खराब क्यों है, तब उसका वो सोल्यूशन निकालेगा। इसीलिए रेलवे ने कुछ बीच में निकाला था कि जो घर के लोग, घर से, जैसे कि जो महिलाएं जो घर के खाना बनाती हैं, वो घर का खाना बना करके सप्लाई करेंगे, तो घर का बना हुआ खाना लोगों को मिलेगा। ये भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। तो ये कब पाया, जब उन्होंने अप्लाइड शोध के जरिए पाया कि खाना खराब क्यों होता है। मतलब हमें इसी तरह से जो साफ सफाई है, फिर आपका रेलवे का जो आपका टॉयलेट का जो कंडीशन है बहुत खराब होता है, तो ऐसा क्यों होता है, उसका क्यों होता है, उसका अगर हम चर्चा करने जाएंगे तो हमारा पूरा क्लास निकल जाएगा, उसको हम चर्चा नहीं करेंगे। मैं ये खाली बता रहा हूँ खाली कि अप्लाइड शोध जो होता है वो उसके रीजन को एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों है, जबकि मौलिक शोध क्या करता है, खाली बता देता है कि ऐसा है। हालांकि अनुपयुक्त अनुसंधान एक विशिष्ट समस्या का समाधान खोजने की दिशा में अपना प्रयासों को क्या करती है, वो निर्देशित करती है।
ये थोड़ी सी आपका टेक्निकल वर्ड है, लेकिन मैंने इसको मीनिंग को आपको नॉर्मल भाषा में समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अनुप्रयुक्त अनुसंधान में शोधकर्ता अक्सर एक ग्राहक की मदद करने के लिए काम करते हैं और ग्राहक की इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया। जैसे कोई अभी बताया भी है कि ये डिज़ाइन देखते हैं कि ग्राहक की इच्छा क्या है। अब 5G हो गया, 4G हो गया, तो हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, मेमोरी चाहिए, तो ग्राहक की इच्छा है ऐसा कोई फ़ोन हो जाए जिसमें अगर मैं भी अगर कोई फ़ोन लेने जाऊँगा तो पहले हम क्या देखूँगा कि उसका बैटरी बैकअप, मतलब बैटरी का जो आपका ड्यूरेशन है, मतलब उसका जो कम से कम 5000 आपका mAh होती है, मिली एम्पियर आवर जो mAh कहते हैं, इसको फुल फॉर्म होता है, तो उतने का होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारा पूरा दिन निकल जाए, बीच में बैटरी का खर्च ना हो। तो कंपनियों को क्या मिला, हमारा ग्राहक की इच्छा क्या है कि ज़्यादा मतलब आपका बैटरी बैकअप अच्छा हो। दूसरा क्या है भाई, हमारे पास समय नहीं होता कि हम 4-5 घंटे चार्ज कर सके, आधे घंटे में चार्ज हो जाए या 1 घंटे में चार्ज हो, ऐसा कुछ दो। तो फास्ट चार्जिंग उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने फीचर को इंक्लूड किया। अगला क्या चाहिए हमको भाई, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ हमें मतलब वो सोचिए वीडियो कॉलिंग करने के लिए या कोई वीडियो देखने के लिए सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, तो कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए, तो अच्छे मेगापिक्सल हाई मेगापिक्सल का कैमरा लग गया। ये सारे चीज़ें करते 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 फिर वो आपका एक बेहतर मोबाइल मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। कब? जब उन्होंने अप्लाइड शोध किया, फंडामेंटल उन्हें बता देता है कि ऐसा ऐसा है, और अप्लाइड के जरिए एक कस्टमर के चीज़ों को प्रेरित कर। आप सोचो कि अगर कोई PhD नहीं भी करता है और इन सबको अच्छे से जान लेते हैं, उनका अपना खुद का बिजनेस अगर है, तो हर बिजनेस में ये सब कॉन्सेप्ट लगता है। आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट सबका एक ही होता है। एक ठेले में जो इंसान जो कुछ बेच रहा है कोई, वो भी अगर आप उसको स्टडी करेंगे, वो भी काम यही सब करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस समय क्या चाहिए, वो उसी समय उसको सजा के रखता है, उतनी ही डिमांड के हिसाब से रखता है। और वही चीज़ अगर रिलायंस जैसे बड़े कंपनी होंगे, वो भी यही काम करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। पहले उसका नीड को ढूंढता है, ढूंढ के उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाता है, प्लान बनाने के बाद उसको उस प्लान को मार्केट में देता है कि कस्टमर को मैक्सिमम, जैसे अभी क्या चाहिए, सब कुछ आपका ऑनलाइन हो गया है। अब घर से बाहर कोई कभी जाता है, कभी नहीं भी जाता है, अगर जब आपका लॉकडाउन वगैरह हो गया, तो क्या चाहिए, ज़्यादा डेटा चाहिए। तो कंपनियां क्या किया कि हमारे पास ग्राहक मतलब परमानेंट रहे, तो उन्होंने 1 GB 2 GB, पहले तो 1 GB डेटा पूरा महीने में नहीं मिलती थी, अब आपको रोज मिलती है। क्यों? क्योंकि वो ग्राहक की डिमांड है। कैसे पता चला? अप्लाइड रिसर्च करके। तो आपका छोटा हो या बड़ा हो, आपका कारोबार हो या बिजनेस में हो, मतलब आपका कोई जॉब में हो, अगर आप जॉब में हो तो आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत होती है कि आपके जो नीचे जितने एम्प्लॉय हैं वो क्या चाहते हैं, और आपके जो ऊपर जो सीनियर बॉस है वो क्या चाहते हैं। अगर आप इन सबको अच्छे से समझ रखोगे तो सबके बीच में एक बैलेंस बना पाओगे, क्योंकि सबको खुश करना संभव नहीं होता। तो आपके हायर लेवल के जो लोग हैं और जो लोअर लेवल के लोग हैं, इनके मतलब लोअर लेवल मतलब आपका जो पोस्ट होते हैं, जिस पोस्ट में आप हो, आपसे ऊंचे के पोस्ट में जो लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और आपके नीचे के पोस्ट में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके नीड को समझ के, जो जेन्युइन नीड है, जिसको आप दोनों के बीच में आप सबको एक सेतु की तरह काम कर सकते हो, ब्रिज की तरह काम कर सकते हो, तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा और आपका सबसे रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, और कंपनी का भी तरक्की होगा। अगर आपका खुद का बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। किसी बिजनेस को या किसी मतलब नॉर्मल आपका जॉब को या पर्सनल लाइफ को भी, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत से लोग होते हैं, घर में बहुत से मेंबर होते हैं, सबके सोच अलग अलग होती है, जनरेशन गैप होती है। अगर हम इसको समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी बहुत खुशियाँ और चैन, काफ़ी शांति बहुत रहती है, अगर आप इसको समझ जाओ तो किसी क्षेत्र के बारे में अधिक जानने के लिए किसी व्यक्ति की इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा के कारण मौलिक शोध हम खुद भी शुरू कर सकते हैं। और जितने भी दर्शन के बारे में बात करते हैं वो सब आपका मौलिक शोध से ही होके जाती है। दर्शन के बारे में, या जहाँ पे आप देखोगे कि कहीं कथा होता है तो लोग कितने मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, वहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता है। अगर मान लीजिए कहीं भगवत कथा होती है
तो मैं तो देखा हूँ कि भगवत कथा में इतनी ज़्यादा ताकत होती है, इतनी ज़्यादा आपका स्पिरिचुअलिटी होती है कि कितने लोगों का डिप्रेशन अगर सब उसी को सुनते सुनते ठीक हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें स्पिरिचुअल आपका पावर होती है। तो उसमें क्या है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं है कि भगवान जो भागवत में जो कथा है, जैसे बहुत से ऐसे कथा है, जैसे अजामिल की कथा हो गया, फिर आपका वाल्मीकि का कथा हो गया, ऐसे बहुत से कथाएं हैं, उसे सुनते ही इतना रिलैक्सेशन आती है। तो ये क्या है आपका, उसका अगर शोध करेंगे तो कॉज तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें हम खाली नॉलेज दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, आपका फंडामेंटल शोध पे आता है। फिर हमारा आता है फंडामेंटल वाइज अप्लाइड रिसर्च डिफरेंसेस, सबका हो गया। सिंसियर क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स, आपका जिज्ञासा उत्पन्न करता है टू रिसर्चर टू कंडक्ट फंडामेंटल रिसर्च। दे लुक टू फिल एनी एग्जिस्टिंग गैप इन द इंफॉर्मेशन। गैप मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने एक शोध किया, ऐसा नहीं होता कि अगर कोई टॉपिक पे हम शोध करना जा रहे हैं तो ये शोध पहले किसी ने नहीं किया, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम जगह पे हो ही जाता है। जैसे मानिए मोबाइल पे है, तो मोबाइल पे अगर कोई कंपनी शोध करना चाहती है तो ऑलरेडी मोबाइल पे बहुत से शोध हो चुके हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं हुआ है, जो गैप है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर मेडिसिन की बात करें, कैंसर में पूरा दुनिया शोध कर रही है, लेकिन जो नया शोध कहाँ पे होगा, जितना शोध पीछे के लोग कर चुके हैं उसको दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो रिजल्ट उतना ही आना है। उसके बाद जो करना है, जैसे हम देखते हैं कि पहले स्टेज के कैंसर को हम क्योर कर सकते हैं, तो पहले स्टेज में हम ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन बाद के स्टेज के कैंसर को हम क्योर नहीं कर पाते। तो जहाँ पे गैप है, जिसमें काम नहीं हो पाया है, उसमें हम जब उसको उस जगह पे हम काम करते हैं, उस जगह पे हम रिसर्च करते हैं। ये जो गैप है, गैप इन इंफॉर्मेशन, कि हायर स्टेज के कैंसर पेशेंट को हम क्यों नहीं ठीक कर पाते, वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, उस पर हम शोध करते हैं। तो जैसे यम नियम ले लिया हमने, तो यम नियम में हम देखते हैं कि प्राणायाम में तो कई शोध हुए हैं कि मन में कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है, आपका पूरा न्यूरो सिस्टम पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन यम नियम में बहुत शोध नहीं हुआ है। तो वो जो गैप होती है, जहाँ पे शोध नहीं हुई होती है, उसको हम भरते हैं, उसको हम उस जगह पे हम जाकर शोध करते हैं। तो ये आपका बता देता है ये फंडामेंटल रिसर्च कि कहाँ पे गैप है, कहाँ पे शोध नहीं हुई है, जिस जगह पे जिस नॉलेज को हम डेवलप कर सकते हैं रिसर्च के जरिए। दिस टाइप ऑफ रिसर्च सीक्स टू डेवलप ऑफ नॉलेज एंड मेक प्रेडिक्शन। अब मेक प्रेडिक्शन क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोल रहे हैं उस दिन में हम बात कर रहे थे कि अगला विश्व युद्ध पानी की कमी के कारण होगा, अगला विश्व युद्ध पीने के पानी की कमी के कारण हो सकता है, ये एक प्रेडिक्शन है। तो ये प्रेडिक्शन कैसे बना, जिस रेट से पॉपुलेशन हमारे पास सामने आ रहा है, ग्रो कर रहा है, उस रेट से पानी का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। जो आपका पीने का पानी, उसका रिसोर्सेस आपका लिमिटेड है, तो सबको पानी चाहिए। पानी अगर नहीं आए तो क्या हम एक दिन भी रह सकते हैं? हम नहीं रह सकते। तो फिर कैसे होगा? पानी जीवन का एक मतलब बेसिक आपका आधार है, तो उसको पाने के लिए हर कोई कोशिश करेगा, तो बाद में क्या होगा, ये युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है। ये प्रेडिक्शन है। तो ये क्या करता है आपका, अभी युद्ध हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, ये आपको प्रेडिक्शन देता है। कौन? जब हम ये रिसर्च हम डेवलप करते, ये जब हम जो शोध करते हैं, तो इससे हमें नॉलेज मिलती है। उसी तरह से हम बताते हैं कि अगर 2030 तक आधे से ज़्यादा आबादी पर कैंसर का खतरा आपका मतलब मंडरा रहा है सब जगह पे, हमारे पूरे देश में और दुनिया पे तो है ही है पूरा। ये कौन करता है? अभी तो हुआ नहीं है, हो सकता है। हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2030 के तक हमारा पॉपुलेशन, हमारा जो जनसंख्या है, चीन से ज़्यादा, चाइना से ज़्यादा हो सकता है, जबकि हमारे पास लैंड एरिया चाइना से कम है। अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। ये जो प्रेडिक्शन है, उसके लिए जो एनालिसिस का जो तरीके हैं रिसर्च करने के, उसके ज़रिए हमने ये नॉलेज को हमने डेवलप किया। तो क्या हुआ, ये डेवलपिंग नॉलेज एंड मेक प्रेडिक्शन। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अप्लाइड रिसर्च फोकसेस ऑन द डिस्कवरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। अभी हम लोग ये बहुत सारे बात कर चुके थे कि नई जानकारी को डेवलप करने के लिए काम आता है, कि अगर आपको अगले 20 साल बाद लोगों की नीड क्या होगा, कैसे किस तरह के फ्रिज बनाने चाहिए, एसी बनाने चाहिए,
अब एसी में क्या दिक्कत आती है, जैसे एक कंपनी ने एसी बनाया कि अगर आप, जैसे हमारा डिमांड क्या होती है कि एसी को रूम ठंडा करने में थोड़ा समय लगता है, तो आप किसी मतलब जैसे आप ऑफिस से आ रहे हो, तो आप चाहते हो कि ऑफिस से आप मान लीजिए कि घर पे कोई नहीं है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों आपका जॉब पे है, तो घर पे कोई एसी को ऑन करने वाला तो होगा नहीं। तो इस एक एसी का कंपनी ने एक ऐसा इसको पहले शोध किया, इसको उन्होंने इस पर रिसर्च किया, फिर क्या किया, एक आपका एप्लीकेशन डेवलप किया कि आप अपने एसी को एक कमांड दे सकते हो, एक एसएमएस कर सकते हो, वो डिजिटली आपका लिंक होता है कि जैसे आपको एसएमएस आएगा एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और आपके आने से आधे घंटे पहले आप मैसेज कर दो तो एसी अपने आप ऑन हो जाएगा, और आप जब घर पे आओगे तो आपको ठंडा एकदम पूरा रूम मिलेगा। ये जो फीचर उसने लॉन्च किया कैसे पता चला, जब उन्होंने रिसर्च करके आपका फंडामेंटल पहले रिसर्च किया, फिर उसने अप्लाइड किया कि हम इसका रीज़न क्या है, क्योंकि घर में कोई होता नहीं है तो कौन ऑन करेगा। तो फिर उन्होंने एसएमएस का मैसेज का उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया कि आप मैसेज कर दो, अपने आप मशीन ले लेगा और ठंडा कर देगा। तो ये जो आपका जो नए तरह का जो आपका फंक्शन डेवलप करना, नई डिस्कवरिंग करना, ये आपका इन रिसर्च के जरिए हम कर पाते हैं। द टू ऑफन ओवरलैप when fundamental research provides a foundation understanding to help the applied research। अंडरस्टैंडिंग मतलब एक थ्योरी को डेवलप करता है, हमने अभी बात किया था। फंडामेंटल रिसर्च पहले थ्योरी को डेवलप करता है, और उस थ्योरी पे काम कौन करता है, किसके जरिए करते हैं, हम अप्लाइड रिसर्च के जरिए करते हैं। होप कि सबको क्लियर हो गया ना। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं मेरे सामने मैसेज बॉक्स भी ओपन है, मैं आपको आंसर दे दूंगा। बार बार वीडियोस को देखना आप लोग, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हो, मैं आपको उसको में भी आपको आंसर दूंगा, या मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, उसमें भी मैं आपको जो क्वेरीज होंगे उसका मैं आपका आंसर दे दूंगा। फिर आपका मौजूदा ज्ञान का विस्तार और नए ज्ञान की खोज, इन दोनों के बीच का आपका अंतर होता है कि मौलिक अनुसंधान और मतलब बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। इसका आप इसलिए बोलते हैं इंग्लिश याद रखने के लिए, या तो हिंदी में करो तो मौलिक हो गया, मौलिक अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, लेकिन इंग्लिश में याद रखो, टेक्निकल टर्म को ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जिज्ञासा शोधकर्ताओं को मौलिक शोध करने के लिए प्रेरित करता है कि ऐसा क्या क्या है, हमें जानकारी चाहिए। जैसे हमें देखा अभी कि अगर खुदाई करते हैं तो उसके अंदर जैसे आपका हड़प्पा संस्कृति में इतनी बड़े शहर मिल गया, उस शहर में ऐसे ऐसे टेक्निक इस्तेमाल किया गया है जो आज जो बड़े बड़े शहर जो आपका विकास जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्री के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। उस तरह की चीज़ें हो गई वहाँ पे उस समय था आपका हड़प्पा संस्कृति में। तो ये कैसे पता चला, ये मौलिक शोध करके पता चला। तो किसी जानकारी में किसी भी मौजूदा अंतराल को भरने के लिए अगर कोई जानकारी कहीं पे कमी है, नहीं है, उसको हम कोशिश करते हैं। इस तरह के शोध को विकसित करने के लिए भविष्यवाणी करने का एक प्रयास करते हैं कि जैसा अभी WHO बताती है कि अगर इस समय तक इतने बीमारी हो सकती है। ये खाली भविष्यवाणी खाली ज्योतिष नहीं करते हैं, ज्योतिष लोगों के अपने एक मेथड होती है जो बिल्कुल साइंटिफिक भी होती है, लेकिन जो इस तरह के जो रिसर्च करके जो हम बनाते हैं वो जैसे WHO ने बता दिया कि अभी उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपका जो नए जो बीमारी आई है, ये बीमारियाँ आपका कोविड की तरह ही आपका हो सकता है कि बहुत खतरनाक हो। तो ये सारे क्या करता है, वो भविष्यवाणी से करता है। जैसे कोविड के आपका जब चल रहा था तो पहले ही बता दिया जाता था कि इस मंथ में आपका नेक्स्ट लहर आने वाली है। तो कैसे करते थे, इस तरह के शोध करके बताते थे ताकि हम पहले से हम इस पर अपने आप को तैयार कर सकें। ऐसे ही बताते हैं कि आज से 20 साल बाद जब आपका जो ट्रैफिक होगा वो इतनी ज़्यादा हावी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कि मतलब लोगों को चलने में बहुत दिक्कत होगा। तो उस समय करने के लिए क्या करना चाहिए, हम खाली रोड पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारा ये जो पहले आपका फंडामेंटल आपका जो रिसर्च बता दिया कि 20 साल बाद ट्रैफिक का हाल ये होगा। अब अप्लाइड क्या करेगा, अप्लाइड रिसर्च से हम क्या करेंगे कि रीजन ढूंढेंगे हम क्या कर सकते हैं। फिर हमने मेट्रो बनाएंगे या मोनो रेल बनाएंगे, या अभी इस तरह के जो ड्रोन आ रही है कि ड्रोन से आप मतलब आप
उड़ते हुए मतलब वो जा सकते हो ड्रोन से। तो ये सब टेक्नोलॉजी इसलिए आ रही है कि कुछ समय तक हमें समस्याओं का चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो ये भविष्यवाणी होती है तो हमारे सामने समझने में आसानी होती है और समय रहते हम इसका हल निकाल लेते हैं। अनुप्रयुक्त अनुसंधान की नई जानकारी पर केंद्रित करना और जब मौलिक अनुसंधान या आपका फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के में अनुसंधान में मदद करने के लिए एक बेस बनाना, एक आधारभूत समझ प्रदान करना, ये दोनों अक्सर क्या होते हैं ओवरलैप होती है क्योंकि दोनों ही का काम एक ही तरह का होती है। खाली अंतर आप जान जाओगे कि जहाँ जहाँ पे आपका खाली नॉलेज देगा, कॉज एंड इफेक्ट नहीं देगा, वो आपका बेसिक रिसर्च है। और जब आपका कॉज एंड इफेक्ट के साथ बताएगा कि एक्सप्लेन, ये भी समझाएगा कि कारण क्या है और इसको समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है, तो क्या होगा वो आपका अप्लाइड रिसर्च होंगे। होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ऐसे ही हम करते हुए जाएंगे तो आपको सारे रिसर्च के जितने भी पार्ट होते हैं सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये यूनिट आपका जितना अच्छा हो जाएगा आगे का तो बहुत आसान है, फिर आपको आराम से निकाल जाओगे आप। इसलिए आप बार बार इसको देखें, बार बार वीडियो को देखें और जो बुक है उसको आप रीड करें, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू सो मच।